नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल, HM TV लाइव। आज आप इस चैनल पर एक ऐसी वार्ता देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और आप उस पर अपनी राय देने वाले हैं। जो चर्चा का विषय है, हमारा देश 75 साल मना रहा है देश की आज़ादी। आज खास वार्ता यही होने वाली है। और आज के हमारे इस पैनल में जो शामिल हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ बैठे हुए श्रीमान भूपेंद्र जी। आप अधिवक्ता हैं दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में। और मेरे दाईं तरफ, उनके बाईं तरफ बैठी हुई हैं उषा राजपूत जी। आप दिल्ली सरकार में प्रधानाचार्य हैं। ऐसी ही दो शख्सियत मेरे बाईं तरफ बैठी हुई हैं, जो मेरे बराबर में बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हैं, साकेत शर्मा जी, संघ विचारक। और संघ क्या है आप तो जानते हैं आज़ादी से पहले से ही, यही एक संघ है जो इस देश में अपनी प्रतिक्रियाएं समय समय पर देता रहता है। ऐसे ही एक शख्सियत उनकी बाईं तरफ और मेरी भी बाईं तरफ बैठे हुए हैं श्रीमान लवकुश जी। लवकुश जी क्या है, आप प्रांत उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच से हैं। आप मेरठ प्रांत देखते हैं। आज की जो वार्ता है, आपका सबका स्वागत है आज के इस पैनल में। मैं बात को शुरू करूं, सबसे पहले हम चलेंगे श्रीमान भूपेंद्र जी की तरफ, क्योंकि आज आप एक ऐसे अधिवक्ता हैं जो समय समय पर अपनी बेबाक राय, अपनी बेबाक बात, कानूनी राय आप देखते होंगे। समय समय पर आप इनको सुनते भी होंगे और देखते भी होंगे। आज की जो वार्ता है, भूपेंद्र जी हम आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताइए, देश 75वीं आज़ादी मना रहा है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि देश आज 75वें साल में है, पर ये हमें वो त्रासदी की याद दिलाता है कि आज के 75 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। देश उस त्रासदी को शायद आज़ादी के साथ साथ ही याद करता है। कितने लोग मारे गए, विस्थापित हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा था कि 50,000 की संख्या में हमारे सैनिक वहां रहेंगे और बंटवारे के समय कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी जिससे जान, माल, सुरक्षा, संरक्षा को लेकर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठे। ये लिखा पढ़ी में है, लेकिन हुआ क्या? लाखों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए और सब पब्लिक डोमेन में है। आज के समय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ था। मैं आपको याद दिला दूं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदलनी शुरू करी और 1919 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन करिए। माफ करिएगा, मैं केवल कानूनी तौर तरीके से कानूनी बातें ही कर पाऊंगा, बाकी हमारे और पैनलिस्ट हैं जो इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो कानून है बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नहीं देखा जा सकता। इसलिए मैं थोड़े इतिहास की चर्चा करूंगा। 1919 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसका मंसूबा बड़ा साफ था कि डायरेक्ट इलेक्शन कराना है। अगर मैं उसको जोड़ के 1888 से A.O. ह्यूम द्वारा बनाया गया कांग्रेस, जो कि एक बफर के लिए बनाया गया था, सेफ्टी वाल्व था एक तरह से, कि जो आक्रोश है वो तुरंत परिवर्तित ना हो जाए उत्परिवर्तन में, रिवोल्यूशन में, रिवोल्ट में। इसलिए कांग्रेस की स्थापना को हम केवल यह मानते हैं कि एक अंग्रेज द्वारा एक बफर, सेफ्टी वॉल बनाया जाना। मैं रोकना चाहूंगा साकेत भूपेंद्र जी को, और हमारे साथ एक महिला शक्ति भी है। महिला शक्ति की बात करते हैं। 75 साल की आज़ादी, या इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहें, और इसके साथ साथ मेरा आपसे ये जानना आवश्यक है, 75 साल पहले की महिला और आज की महिला में क्या फर्क है? उस समय की जो महिला भाग रही थी, मर रही थी, कट रही थी, क्या आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताइए? हाँ,
सर, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर मैं आज के परिवेश में देखती हूँ कि महिला कितनी सक्षम है, मुझे लगता है कि आज की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा महिला की जो दयनीय स्थिति थी, या ये कहें कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब कैसी शुरुआत हुई। तो केरल में 8 जुलाई 1921 को, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो तथ्यों पे करते हैं, जो सब कुछ लिखित है। 8 जुलाई 1921 से एक मोबला में मालाबार से शुरुआत हुई। वहाँ से ये शुरुआत बहुत ही खराब स्थिति में हुई। उस वक़्त के आंकड़े बताते हैं, कुछ स्त्रियों ने एनी बेसेंट को अपनी बातें बताई कि क्या हो रहा है 100 सालों से हमारे साथ। लगभग ये पहले 100 साल में हमने जो भी कुछ सहा है, अब ये मालाबार में जो हुआ है वो बहुत भयंकर है। आंकड़ों की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए, उसकी भयंकर त्रादशी को देखते हुए, मालाबार या मोबला कांड को हम भूल नहीं सकते। आंकड़ों के आधार पर लगभग 15,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, 20,000 को बंदी बनाया। दंगाइयों में भी 2,266 लोग मारे गए और लगभग 5,688 लोग बंदी बनाए। ब्रिटिशर्स ने उस वक़्त केवल उन लोगों को मामूली कानूनी कार्रवाई करके फांसी लगा दी। ये कोई छोटे आंकड़े नहीं है। ये इतिहास को हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती हैं ये बातें कि क्या हुआ। उस वक़्त महिलाओं के साथ इतना दुराचार हुआ, उन्हीं के सामने उनके दूध में मुहे बच्चों को काट दिया गया। गर्भवती महिलाओं के टुकड़े टुकड़े किए, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे छत विक्षत होकर सड़कों पे और जंगलों में फेंक दिए गए। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज भी रूह कांप जाती होगी। कैसा होगा वो? निश्चित है। ये बात, मेरी आयु बहुत कम है, 75 साल पहले मैं नहीं था, हो सकता है मेरे दादा बाबा रहे होंगे, उन्होंने अपनी आंखों से ये सीन जरूर देखा होगा। लेकिन जैसे कि आज उषा राजपूत जी हमें बता रहे हैं, मेरी रूह अंदर से कांपने लगी है। ऐसा भयानक, ऐसी दुर्दशा, क्या इसीलिए आज़ादी पाई थी? क्या यही आज़ादी का मतलब है? आगे बढ़ते हैं साकेत शर्मा जी के पास में। साकेत जी, आपने भी आज़ादी तो नहीं देखी होगी, लेकिन आपके घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ादी से निकल करके यहाँ तक आए हैं, और आपने वो कहानियाँ जरूर सुनी होंगी। कैसी पीड़ादायक रही होंगी वो कहानियाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं HMT TV की ओर से, जो हिंदू जागरण मंच ने ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम, जो आज की आवश्यकता भी है अपनी जनरेशन को बताने की, वो जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए हिंदू जागरण मंच को साधुवाद देता हूँ। ये एक ऐसा विषय है, हमारे साथी अधिवक्ता जी ने भी कुछ बातें बताई, बहन जी ने भी बताई। वास्तव में मैं किसी कानूनी उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये जो त्रासदी थी हमने अपने घर में देखी है, अपने परिवार में देखी है। चूँकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और हमारे जो घर था वो जम्मू में था, जो आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, उसमें सलियालकोट गांव है। हमारी ज़मीनें जो थी वो सियालकोट की तरफ थी और हमारे बाग उस तरफ थे। जब ये डिवीज़न हुआ, जब विभाजन हुआ, तो हमारे कुछ खेत तो इधर रह गए, घर हमारा इधर हमारे हिंदुस्तान में ही रहा, भारत में ही रहा, लेकिन हमारी ज़मीनें, हमारे बाग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। और उसके बाद हमारा जो एक ताऊ जी थे वो लाहौर में उनकी दुकान थी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन था
सेब का, खुमानी का और अखरोट का, ये चीज़ें का उत्पादन था। और उसमें अधिकांश जो लोग काम करते थे वो दूसरे धर्म के थे। उनकी आंखों में रातों रात जो एक बदलाव आया, उनकी आत्मा जो बदली, वो हमारे दादाजी और पिताजी जो बताते हैं, आज भी उनको सुन के में रूह कांप जाती है, जैसे राजकुमार जी ने कहा। जब ये अनाउंस हो गया कि भी विभाजन होगा, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि भी विभाजन कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो जो पाकिस्तान, असल में ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। ये विभाजन कानूनी तौर पे नहीं था, ये धर्म के आधार पे था। और धर्म किसी कानून के उसमें नहीं आता है। और धर्म मांगा किसने था? मुस्लिम समुदाय ने मांगा था। हिंदुओं ने कभी विभाजन नहीं मांगा था, मुस्लिम समुदाय ने मांगा। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस विभाजन के पूर्ण रूप से विरोध में था कि विभाजन हमारी धरती है, ये भारत की धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये हम अपनी धरती कैसे किसी को दे सकते हैं? मुसलमान तो बाहर से आए हुए हैं, हिंदू तो यहीं के निवासी हैं। लेकिन उसके सब बावजूद विभाजन हुआ और लगभग 10 लाख से 15 लाख के आसपास लोगों की जो उनकी हत्याएं हुई, उनको काटा गया और 2 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए, जैसा बहन जी ने कहा, हमेशा जो 2 तरह के जो समाज के में लोग होते हैं, एक स्त्रियां और दूसरे बच्चे। बहुत संख्या में बच्चे अनाथ हुए। स्त्रियों को उन्होंने पाकिस्तान से मुसलमानों ने आने नहीं दिया। लोग बाग भाग के आए, लेकिन स्त्रियां बहुत सारी वहां रह गईं। उनको वहां पे किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई होगी, किस तरह से उन्होंने अपनी जान दी होगी, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो जैसे हमारे अधिवक्ता सहयोगी ने, साथी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम, अंग्रेजों ने कहा था हम फोर्स लगाएंगे। कोई फोर्स नहीं थी, किसी तरह की कोई बचाव नहीं था। रेलगाड़ियां कट के आ रही थी, हमारे ताऊजी नहीं आ पाए। बाद में बड़ी मुश्किल से वो बचते बचाते आए और जो उन्होंने आके घटनाएं बताई, जो दादाजी बताते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मेरे पिताजी रोते हैं कि किस तरह से हमारी चीज़ें वहाँ पे लूटी गई और उनको हमारे स्त्रियों और बच्चों को के साथ गलत काम हुए। लेकिन मैं आज फिर बधाई देता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिनके स्वयंसेवकों ने बिना, वहाँ जहाँ पुलिस नहीं थी, जहाँ कोई मिलिट्री नहीं थी, जहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे, उन्होंने वहाँ खड़े होकर अपने हिंदुओं की जान बचाई। रेलगाड़ियों से उनको उतारा, बच्चों को कैंपों में लेके गए, शिविरों में लेके गए। हमारे पास वो जगह बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे दादाजी ने अपने खेतों में, और हमारी एक हवेली है बहुत बड़ी और अस्पताल था उसमें लगभग दर्जनों परिवारों को वहाँ ठहराया। उसमें कुछ अनाथ बच्चे भी थे, उनको भी अपने पास रखा, उनको पढ़ाया। आज भी वो हमारे परिवार की तरह ही हमारे साथ रहते हैं। मैं साकेश जी को रोकना चाहूँगा और फिर घूम कर उनके पास दोबारा से आएंगे। मेरे बाईं तरफ श्रीमान लवकुश जी, लवकुश जी से हम बात करेंगे। बात खास होगी क्योंकि जिस दायित्व को वो निभा रहे हैं, हिंदू जागरण मंच। लवकुश जी, सीधे सीधे सवाल आपसे, पहले हिंदू ज़्यादा खुश था या आज? राजकुमार जी, आपका बड़ा प्रश्न जो है बहुत ही सारगर्भित है कि हिंदू पहले खुश था या आज। हिंदू हमेशा खुश रहता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम ऐसी मानसिकता के साथ रहना पड़ता है या जीना पड़ता है जिनकी मानसिकता ही हिंसक है, जिनकी मानसिकता ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की है, तो उनके साथ रह के बहुत खुश नहीं रहा जा सकता। इस सब के बावजूद जहाँ तक आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति और अभी जो चर्चा हम कर रहे थे सन 47 की, कि उस पार्टीशन में कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कितनी महिलाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, बच्चे मारे गए हैं, वो ठीक बात है। लेकिन उस परिस्थिति की जो मानसिकता है वो आज तक वैसी ही बनी हुई है। आज भी समाज में वो लोग जिस उद्देश्य के लिए काम करते थे वो आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ
बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ धोखा देकर, किसी भी तरीके से, छल से, कपट से उन्हें बरगलाकर उनका मान सम्मान समाप्त किया जा रहा है। हम दूसरे विषय की तरफ चले गए, भूपेंद्र जी की तरफ चलेंगे सीधे सीधे। भूपेंद्र जी, आपसे सीधे सीधे बात, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और न्याय के, कानून के विशेषज्ञ हैं। देखिए, उपनिवेशवाद हमेशा दोहरा चरित्र रखता है। एक तरफ तो कहते हैं न्याय, लॉ एंड इक्विटी की बात करते हैं, जिससे कि जनमानस में उनकी एक इमेज अच्छी पेंट हो, और दूसरी तरफ जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उनका दरिंदगी भरा चेहरा सामने आता है, जो बहन जी ने बताया कि मोपला में, मालाबार में हुआ। मैं ये कतई नहीं मानता कि भंग भंग से लेकर के और चिटगांव के आंदोलन जो भी हुआ, राइट्स जो हुए, उसमें जो शासन था, जो अंग्रेज थे, वो चुपचाप मौन खड़े रहे और उन्होंने एक कम्युनिटी को कह दिया कि मारो काटो, ताकि बेमनस से बढ़े, फूट चले और राज्य करे। मैं उन बातों को छोड़कर सीधे आता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसका परिप्रेक्ष्य क्या था। एक तो कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की तरफ यूज करें, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना करके उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक आपको सुप्रीम कोर्ट दे देता हूं, एक आपको आरबीआई दे देता हूं, और आपको ये आईएएस, आईपीएस और रेलवे दे देता हूं। उसके बाद उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ला दिया और बोला ठीक है जी, एक पाकिस्तान दे देंगे, एक हिंदुओं को दे देंगे, एक मुसलमानों को ददे देंगे, और बाकी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां से मैं अपना एग्रीमेंट हटा लूंगा, वो जिनके पास जाना चाहे जाए। नतीजा क्या हुआ? 565 स्टेट में 560 स्टेट हिंदुस्तान के साथ आए, भारत के साथ आए। 14 अगस्त को, 6 महीने पहले, जून 48 में इनको सत्ता ट्रांसफर करना था, उसको 6 महीना पहले लगभग, अगर मैं जोड़ रहा हूँ, सही कर रहा हूं, तो पहले ही उन्होंने कह दिया पाकिस्तान बन गया। तय यह हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कि दोनों भी जो बनेंगे देश, डोमिनियन बनेंगे, उसका जो शीर्ष अधिकार होगा वो माउंटबेटन के पास होगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, उसने उस फायदा लिया कानून का और क्या कहा कि आप भारत से हम अलग हो रहे हैं, यानी हिंदुस्तान से हम अलग हो रहे हैं, पाकिस्तान नया राष्ट्र है, नया देश है, और उसका मैं जीआईजी, गवर्नर जनरल मैं हूंगा। माउंटबेटन को नहीं माना, और हिंदुस्तान ने क्या किया, भारत ने क्या किया, माउंटबेटन को ही बनाए रखा तब तक, 48 तक। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे कानून का दुरुपयोग किया, उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको लाभ किसको मिला, पाकिस्तान को। भारत के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए था। भारत के लोग जो कांग्रेस के बुर्जुआ थे या कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों ने क्या किया, उनकी जो छवि है आज हमारे मन में उतनी अच्छी नहीं बन पाती है 1947 के बाद। हम कतई ये कहने में हिच नहीं करेंगे कि कांग्रेस के वो लीडर जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई। चलते हैं ऊषा राजपूत जी की तरफ, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, प्रधानाचार्य हैं स्कूल की। आपसे सीधे सीधे हम आप बात करते हैं, जो आज से पहले और अब तक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो कितना गलत है और कितना सही है। जब मैं इतिहास में मास्टर्स कर रही थी तो मैं सोचती थी कि शायद वही इतिहास है जिसको हम पढ़ के केवल आगे की अपनी एक डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब इसकी गहनता में जाते हैं, मूल तथ्यों से जुड़ते हैं, तो पता चलता है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ थीं। तब से शुरू होके जब ब्रिटिशर्स देश में आए और आज तक लगभग बहुत कुछ अलग तरह का इतिहास हमने पढ़ा। इतिहास में महिलाओं को हमेशा जौहर ही करने पड़े हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी भी तरह से उसको हमेशा जौहर का सहारा लेना पड़ता है। उसके कहीं अधिकार नहीं होते, उसके लिए कोई फाइट नहीं होती, वो इतनी काबिल भी नहीं होती कि अपनी फाइट सब जगह कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू से शिक्षा के क्षेत्रों का अभाव रहा। भारत एक ग्रामीण देश है, गांव में बहुत अधिक शिक्षा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। वो अपने दायित्वों से हमेशा उपेक्षित रही हैं। उनके साथ परिवार ने जैसा उनको सुझाव दिया उसी को उन्होंने मान्य लिया। कश्मीर को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सबको मालूम है कि वो घटना कैसे घटी, उस वक़्त
क्या क्या अत्याचार औरतों पर हुए और हो रहे हैं। अन्य राज्यों में आज के परिवेश की अगर चर्चा करें तो आप आज भी देख लीजिए, उसी तरह का माहौल अभी भी होता है। लड़कियों को बहला फुसला के शादी करना, फिर उनकी हत्या कर देना, ये कोई नई बात नहीं। नई बात नहीं है। जैसे ऊषा राजपूत जी ने बात की, वो दिन मैं आपको डेट बताता, 19 जनवरी 1990। वो दिन याद होना चाहिए आप सबको, ताकि आपके सामने कोई ऊंची आवाज में न बोल सके। उस समय जो कत्लेआम जम्मू कश्मीर में हुआ, और वो दिन था, और हिंदू लोग उस दिन भी क्या कह रहे थे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है। उन भाइयों ने ही भाइयों को काटा, चारा समझ के काटा आपको, लेकिन आपको अकल कितनी आई ये आप फैसला करें। मैं साकेश जी की तरफ चलता हूँ। साकेश जी, आपने स्वयंसेवक होने के नाते एक बात की आपने, स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी। देश 1947 में आजाद हुआ था। उस समय तो इतनी संख्या भी नहीं थी स्वयंसेवकों की। तो इस बात को मिथ्या है ये कि आपने क्या मदद की, नहीं की है? जी नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। समाज में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही हैं जो कभी भी ऐसी त्रासदी होती है हिंदुस्तान में, वो खड़े होते हैं। उनको कहीं से ऊपर से कमांड नहीं आती है, ये वो स्वयंसेवक हैं, वो खुद ही खड़े होते हैं। और वो तब भी खड़े हुए, हालांकि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। उस समय पुलिस ने, जो वर्तमान तो पुलिस ही थी ज़्यादा, जो पुलिस ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हमें हिंदुओं को बचाना है या हमने मुसलमानों को बचाना है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने, उनको जब बिल्कुल पता था कि हमें हिंदुओं को ही बचाना है, क्योंकि मुसलमान तो काट रहे हैं, वो तो करामक हैं, वो तो छोड़ेंगे नहीं, और हिंदू जो है वो शांति प्रिय है। उनके ये सबसे सॉफ्ट कॉर्नर इस समय समाज में कौन है? हिंदू। और ये एक 1990 की भी आपने चर्चा करी राजकुमार जी, मैं उसकी भी आपको कुछ घटनाएं बता देता हूँ। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने मन में वैमनस्य और शत्रुता दबाए रहते हैं। वो जब कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो रातों रात वो उनके सब चीज़ें बदल जाती हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहनों को राखी बांधते रहे हैं, ये हमारे सामने परिवारों की बातें, वो उन्हीं की आबरू लूटते भी रहे थे। उन्होंने उन्हीं की आबरू लूटी है। जिनको मालिक मांगते रहे हैं, जिनकी सेवा करते रहे हैं, उन्होंने उन्हीं को मारा है। 1990 में भी यही हुआ। सरकार फेल रही, उससे पहले ही वहां सारी स्थिति बन चुकी थी, 19 जनवरी से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं संभाल पाई। और वहां पे हिंदुओं को चुन चुन के अनाउंसमेंट हुई है मस्जिदों से कि आप जाइए, नहीं तो कल को, लेकिन अपनी औरतों को, बहन बेटियों को छोड़ के जाइए, ऐसी आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से, जबकि इस्लाम में लाउड स्पीकर हराम है, लेकिन इसके लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया गया। बात चल रही थी, कहीं और आ गए। मैं यहाँ पर ये बात अवगत करा दूं, 1976 की घटना, संघ पर बैन लगा दिया गया, और यही डरपोक नपुंसक सरकार कांग्रेस की जब उस समय थी, तो उन्हीं आरएसएस स्वयंसेवकों को बुला करके दिल्ली में ड्यूटी में लगाई थी, और उन्होंने पूरी दिल्ली की व्यवस्था संभाली भी थी। यह है आरएसएस का एक चेहरा भी है, जो इस देश में हर जगह बढ़ चढ़ के काम आता है। मैं चलता हूँ लवकुश जी की तरफ से। लवकुश जी, हमें आप ये बताइएगा, अब हिंदू पिछले 7 साल से अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस कर रहा है। इससे पहले हमने कभी कोई आवाज, अपने आप को हिंदू बताने में भी लोगों को संकोच होता था। अब ये आवाज कैसे प्रखर हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका जो विषय है, 7 साल से पहले 65 साल तक जो भी सरकारें रही, वो हम सभी की सभी मुस्लिम प्रो रही। किसी भी विषय पर उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट किया ही नहीं। आज की बात जब हम करते हैं तो उसमें आमूल परिवर्तन आया है। आमूल परिवर्तन आने का कारण ये हुआ है कि कुछ ऐसे काम इस गवर्नमेंट ने किए हैं, इस सरकार ने किए हैं, जिनसे हिंदू अपने आप को कहीं ना कहीं सम्मानित
और सुरक्षित महसूस करता है। अगस्त में ही जब सबसे पहले धारा 370 हटाने की बात कश्मीर से आई थी, तो लोगों ने कहा था कि धारा 370 जिस दिन कोई छू भी देगा उसे, उसी दिन उसका हाथ आग में जल जाएगा। लेकिन सरकार की व्यवस्था, सरकार के कानून व्यवस्था जिस मजबूती से खड़ी की और धारा 370 हटाई, किसी को कान फड़फड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये सरकार का वर्चस्व होता है, यह होता है दृढ़ संकल्प। और अगर सरकार ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। मुझे वो एक स्टेटमेंट, वो एक भाषण, वो एक लेक्चर उस महिला का सुनने को मिला जिसने कहा था 370 को हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आज वो कहाँ है? वो अपनी इज्जत बचाने के लिए विदेशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भागने भी नहीं दे रही है। ऐसा समय आज चल रहा है। मैं चलता हूं भूपेंद्र जी के पास में। भूपेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जैसे हमारे देश में समान अधिकार है, कहां समान है, कहां समान है, आप बताइए। देखिए, वकील होने के नाते मैं इस बात का आपका सीधा जवाब नहीं दूंगा। समान अधिकार तो है, हमारा संविधान है, हमने 1950 अपना संविधान लागू किया। लेकिन अगर आपके इस प्रश्न को उस संदर्भ में देखें 1947 के पहले, तो यह आपकी बात सच है, समान अधिकार नहीं था। अधिकारों को लेकर लड़ाई की गई, अधिकारों पर ही फूट डाला गया, अधिकारियों से ही आधार पर बंटवारे हुए। मैं आपको अधिकार की बात को लेकर के एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो शायद अभी संशोधित होगा, अभी सुसंगत है। रेडक्लिफ, सीरिल रेडक्लिफ, एक बैरिस्टर थे लंदन के। उन पे जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर के बंटवारा, भौगोलिक बंटवारा करें। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि बंटवारे का आधार धार्मिक था, बंटवारे का आधार भौगोलिक नहीं था। तो भौगोलिक बंटवारा करने के लिए सीरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया। ये ऐसे व्यक्ति थे जो न पहले भारत आए थे, मोरले की तरह पहले भारत नहीं आए थे। जैसे मोरले मिंटो आए थे, तो मोरले एक बार भारत आ चुके थे, 4 साल बाद फिर बुलाए गए थे। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे तो बैरिस्टर, लेकिन इनको न तो इंजीनियर थे, न तो आर्किटेक्ट थे, केवल विशुद्ध रूप से बैरिस्टर थे। इनको बंटवारे का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। महिलाओं की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत महिला शक्ति हैं। जब आप एक प्रोफेसर हैं, बहुत हाईली उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षाविद, उस महिला में और आज की महिला में जो अंतर है आप देख रहे हैं। उस जमाने में रानी झांसी भी होती थी और एक आप हैं। आप भी कलम की ताकत से इस देश की महारानी लक्ष्मीबाई हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, संक्षिप्त में, जहाँ तक अधिकारों की बात है या समान अधिकार की बात है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत सारे अधिकार हैं। लेकिन जब मैं अगर 1000 स्त्रियों पर सर्वे करूं तो पता चलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी मर्जी से जो अधिकारों की बात की जाती है, ऐसा नहीं है। अधिकार, और वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खुश भी हो जाती है ये इन बातों को मान कर के, ठीक है मेरा इतना दायरा है, इसमें मैं खुश हूँ। अधिकार समान कहाँ है? शायद किताबों में, शायद न्यायालयों में। धरातल पर यह अधिकार नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही सुनने को मिल रहा है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जो किताबों में है। मैं चलता हूँ सीधे सीधे साकेश जी के पास में। साकेश जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो देश में आरएसएस हर जगह बढ़ चढ़ करके जो कदम उठाता है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में ऐसा कुछ कोई प्रयास आरएसएस कर रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है, इसको हम यक्ष प्रश्न भी कह सकते हैं। और देखा जाए, अब मैं मानता हूँ, मेरा निजी विचार है, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं अपने देवी देवताओं को पूजित करके और उनको समर्पित करके करते हैं। हम उनको नतमस्तक होते हैं। जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जिन्हें संसद में पहली बारी गए तो वो नतमस्तक हुए। ये हिंदू धर्म ही सिखाता है। वो देश का पहला प्रधानमंत्री था जो जीतने के बाद में
और देश का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो संसद होती है, उसने वहाँ जाके दंडवत किया, लोगों की आंखें भर आईं। आज वो इतिहास रच दिया है। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिसकी वजह से आज हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में भी संकोच नहीं करते और अपना गर्व महसूस करते हैं। सीधे सीधे लवकेश जी पास में। लवकेश जी, आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? देश को संदेश देने की जहाँ तक बात है, देश अब चल पड़ा है, अब रुकने की स्थिति में नहीं है और हर मोर्चे पे देश बढ़ रहा है, चाहे वो सीमा के मोर्चे पे हो, चाहे वो विकास के मोर्चे पे हो, चाहे वो विनिर्माण के मोर्चे पर हो, चाहे वो सड़क निर्माण के मोर्चे पर हो। आज 38 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन भारत में बन रही है। नहीं, राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे बात ये करेंगे, देश को खंड खंड करने वाले इस देश में बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोग तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन आज वो जो शक्तियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं देश को तोड़ने वाली, उनका जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज संघ अथवा उनके अनुसांगिक संगठन जिस मनोयोग से, जिस तत्परता से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, देश की जनता अब वो समझ रही है और स्वाभिमान और सम्मान के साथ खड़ी हो रही है। और अब ऐसी मैं नहीं समझता कि उन शक्तियों को कहीं से कोई इस तरह का प्रोत्साहन मिलने वाला है। ये थे हमारे 4 पैनलिस्ट और आज आपने देखा देश अखंड भारत कैसे चल रहा है, बन रहा है। आइए आप भी अपने कदम इस अखंडता में मिलाइए, इस यज्ञ में शामिल होइए। ऐसा यज्ञ होते रहना चाहिए। नमस्कार।